उनका इस्तकबाल किया गया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के बाद खित्ते में अमन का राज होगा। जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाए कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया, वो उसी तरह। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा रहे। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी जबरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाए। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को खत्म किया जा सकेगा, और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल-अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर ख़ारिजा से ये पूछा गया बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो जमीन के नीचे दब गई कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो जखीरा है जहां पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की, वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर, ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूं, यूरेनियम वहां ले जाता हूं और चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन, अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना, वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर, और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। खासतौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है और बहुत सारे एरियाज को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात, हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है, ये इसराइली चैनल कह रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहां पे अड्डों में जवाबी हमला करना जरूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फौजी मुकामात के अलावा जहां पे कोई अटैक हो रहे हैं, किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ, तो वो हमने नहीं किया। वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़े। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहां पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहां पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं। और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फजाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे, और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदेही या हमलों के मकामात की फिल्मबंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्जामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदेही की है। इस निशानदेही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहां से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहां पे अमरीकी फौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। वहां कलबली मच गई है, लोग वहां पे आपको पता है उजलत के अंदर निकलेंगे।
जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेग्सेट में, और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा कि आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं? आप अवामी राय को खराब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही देनियत होती है, हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाए तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, जिसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीजें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ईरान को जो एक चीज संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहां तक अहकामात पहुंचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निजाम है वो कायम रखना पड़ेगा। कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बिठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सोहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सोहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सोहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सोहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सोहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वज़ीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके इख्तियार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सोहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इस पे ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की, यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे
लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया, ये आत्मा में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पे रख दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है। और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी, ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो हर वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से, मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि ये लीला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौमुंतखब वजीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं। और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके कि जनाब हमने कॉपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई, खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक के 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चल रहा था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब कि कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी लोगों को गुस्सा था, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह यह पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक जोहराने में जाना था। जोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी छोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको जोहराना कहते हैं।